दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 24 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करेंट अफेयर्स का पहला भाग, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ हाल में आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का पहला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि हाल में ही गुलाब तूफान, जो कि एक चक्रवाती तूफान है, इसका आगमन किस क्षेत्र में हुआ है। तो देखिए, हाल में गुलाब तूफान जो एक चक्रवाती तूफान है, इसका आगमन किस क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन है आपके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चिल्का झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों सितंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान गुलाब में तब्दील हो गया और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिण उड़ीसा के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तो याद कर लीजिए, गुलाब तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधनों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है, यानी कौन सा कथन गलत है। देखिए, पहला है कि 102वां संविधान संशोधन वर्ष 2018 वस्तु और सेवा कर की शुरुआत। दूसरा ऑप्शन है 103वां संविधान संशोधन 2019 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 15(6), जबकि 16 में 16(6) को जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऑप्शन सी है आपका 105वां संविधान संशोधन 2021। इस संविधान संशोधन के अनुसार ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में राज्य सूची के अधिकार को राज्यों को दिया गया। और ऑप्शन डी है आपका 104वां संविधान संशोधन 2021 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण का विस्तार किया गया। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है संविधान संशोधनों के संबंध में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया है 102वां संविधान संशोधन जिससे वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत हुई। तो ये गलत है दोस्तों। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत हुआ था। तो सही उत्तर है वस्तु और सेवा कर की शुरुआत 101वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। और अन्य तीन जो ऑप्शन हैं 103वां संविधान संशोधन, 104वां और 105वां, ये आपके सही हैं। दोस्तों यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है 101, 2, 3, 4 और 5 जो अभी हाल में हुआ है, इन सबको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता हो सूची 1 का सूची 2 से मिलान के लिए आपसे प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर इनमें से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इंदौर। दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं, पुरी, कटक, भुवनेश्वर या राउरकेला। तो सही उत्तर है 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, घर घर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। ऑप्शन है आपके इंदौर, पुरी, नागपुर या भुवनेश्वर। तो सही उत्तर है घर घर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी है।
अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये अब की बार कई परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। इसको मैं स्टार कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नोएडा। दोस्तों, भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में बनाया जाएगा। और ये प्रश्न करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो पहला भारतीय विरासत संस्थान है ये नोएडा में बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में देश का पहला खाद्यान्न एटीएम स्थापित किया गया है? ऑप्शन है नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम या जालंधर। तो सही उत्तर है गुरुग्राम। दोस्तों, गुरुग्राम में भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न इनमें देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। पहला है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली मानव रहित पोत मेफ्लावर 400 है। दूसरा है कि भारत में कोविड-19 से संबंधित संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने वाला गांव बेयान गांव लद्दाख है। और भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बंगाल में स्थापित होगा। प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। तो असत्य इसमें से है ऑप्शन डी। दोस्तों, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में स्थापित किया जाएगा। और शेष सभी विकल्प यानी ए, बी, सी आपके सही हैं। आपसे गलत पूछा गया था तो ऑप्शन डी आपका गलत है, क्योंकि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में स्थापित किया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति झांग होंग हैं। पेपरलेस बजट यानी डिजिटल बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व का पहला स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ONGC है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ONGC नहीं बल्कि NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। तो NTPC जो है दोस्तों ये भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। इसमें देखिए ऑप्शन डी केवल असत्य है और शेष सभी कथन जैसे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति झांग होंग है ये सही है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है ये भी सही है। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में स्थित है। तो ये तीनों ऊपर के सही हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ONGC नहीं बल्कि NTPC है। यही एक कथन आपका असत्य था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। देखिए, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश अमेरिका है। दोस्तों, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका नहीं बल्कि वेनेजुएला है। तो इस आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका असत्य है। शेष कथनों को देख लेते हैं। विश्व की सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक है सही है। भारत की पहली पाड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलाई गई सही है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड वीसा उडसेट है ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका नहीं बल्कि वेनेजुएला है। इसलिए ऑप्शन ए आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है उनको देख लेते हैं। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को आरक्षित करने के लिए कानून लाया गया है सही है। झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए नियोजन विधेयक 2021 में पारित नहीं हो पाया। और तीसरा है कि वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की गई। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता के संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड द्वारा जारी
तीसरे संस्करण के सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है आपके केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड द्वारा जारी तीसरे संस्करण के सूचकांक में केरल राज्य जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे, सिक्किम चौथे और महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है? तो सही उत्तर है कर्नाटक। दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक राज्य 42.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर था। महाराष्ट्र इसमें दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु या केरल। तो सही उत्तर है दोस्तों हाल में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में मातृभाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। बी है कि निष्ठा 200 के तहत शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट लॉन्च की गई है। और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी कथन ये नई शिक्षा नीति के संबंध में सही हैं, इसलिए आप इन तीनों कथनों को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी कथन नई शिक्षा नीति के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए पेगासस स्पाईवेयर कोई मैसेज या लिंक भेजे बिना ही किसी स्मार्टफोन या अन्य स्मार्ट डिवाइस को आसानी से हैक कर लेता है। सही है। पेगासस स्पाईवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता है। ये भी सही है। पेगासस स्पाईवेयर आज दुनिया में सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले जासूसी हथियार में से एक है। सही है। और इसे तुर्की की सिक्योरिटी फर्म NSO ग्रुप ने निगरानी के लिए विकसित किया था। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन डी सही नहीं यानी असत्य है, क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर जो है तुर्की नहीं बल्कि इजराइल की सिक्योरिटी फर्म NSO ग्रुप ने निगरानी के लिए विकसित किया है। तो पेगासस स्पाईवेयर तुर्की का नहीं बल्कि इजराइल की सिक्योरिटी फर्म द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सड़क दुर्घटनाओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर है तीसरा स्थान। दोस्तों दुनिया में अमेरिका और जापान के बाद भारत का सड़क दुर्घटनाओं में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में किसानों के लिए घोषित किसान रेल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? देखिए 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली साप्ताहिक किसान रेल को देवलाली से दानापुर के लिए रवाना किया गया। सही है। 2 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए रवाना किया गया। सही है। जून 2021 में किसान रेल अपने साथ केलों की खेप लेकर गुजरात से दिल्ली पहुंचा और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसान रेल के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। एक प्रश्न ये पूछा भी जा चुका है कि भारत की पहली जो किसान रेल है वो कहां से कहां तक? तो देवलाली से दानापुर के लिए चली थी। दोस्तों इस प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य की राजधानी को 3 अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? अमरावती विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी, कर्नूल न्यायिक राजधानी और उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही है। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा दोस्तों 27 दिसंबर 2019 को जो निर्णय लिया गया है उसमें राज्य की राजधानी को 3 अलग शहरों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी और कर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर या वाराणसी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुशीनगर। दोस्तों, देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा और ये विश्वविद्यालय अखिल भारतीय किन्नर सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में बनाया जाएगा और इस विश्वविद्यालय में कक्षा 1 से परास्नातक की कक्षाएं संचालित होंगी। राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बाद आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला प्रश्न है कि भारत को अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर कितनी बार मिला है? तो सही उत्तर है 10 बार। दोस्तों, अगस्त 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की और इस वर्ष भारत का 10वां मौका था और पहली बार जून 1950 में और 9वीं बार नवंबर 2012 में ये सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत बीते 75 वर्षों में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने में कामयाब रहा है? तो उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 8 बार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत को 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया और बीते 75 वर्षों में 8वीं बार भारत इसका अस्थायी सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत कितने सिद्धांत पेश किए हैं? तो उत्तर है 5 सिद्धांत। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत 5 सिद्धांत पेश किए, जिसमें देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसमें है आपका वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना, समुद्री विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर, प्राकृतिक आपदाओं और आतंकियों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों का संरक्षण तथा 5वां है समुद्री संपर्क को और प्रोत्साहित किया जाए। ये नरेंद्र मोदी द्वारा समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रस्तुत 5 सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, हाल में भारत और चीन के बीच 12वें दौर की वार्ता में किस स्थान से चीन के सैनिकों की वापसी संबंधी समझौता हुआ? तो उत्तर है हॉट स्प्रिंग गोमरा। देखिए, जुलाई 2021 में दोस्तों भारत और चीन के बीच 12वें दौर की वार्ता संपन्न हुई और इस बातचीत में भारत ने साफ तौर पर चीन से हॉट स्प्रिंग, गोगरा और अन्य टकराव के बिंदुओं से अपने सैनिकों और हथियारों को तुरंत हटाने संबंधी मुद्दे को रखा और 11वें दौर की बातचीत अप्रैल 2021 में 13 घंटे चली थी, जो कि बेनतीजा रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कब तक अफगानिस्तान और इराक से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो सही उत्तर है आपका 11 सितंबर 2021। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी की घोषणा 11 सितंबर 2021 को की थी और इराक से सैन्य वापसी की घोषणा भी की थी। हालांकि अमेरिकी सैन्य वापसी की प्रक्रिया के दौरान तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उइघर मुस्लिम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपका? उइघर मुस्लिम के संबंध में देखिए, जो ऑप्शन है आपके, उइघर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जाति समूह हैं जिनकी उत्पत्ति मध्य और पूर्वी एशिया से मानी जाती है। ये सही है। उइघर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। सही है। ये चीन के सिंजियांग प्रांत में बहुतायत से रहते हैं। सही है। और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उइघर मुस्लिमों के संबंध में जो भी कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा देश ईरान की फरजाद-बी गैस फील्ड से बाहर हो गया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत और ब्रिटेन। तो सही उत्तर है भारत। दोस्तों, चीन का ईरान में बढ़ते प्रभाव के कारण भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि ईरान की फरजाद-बी गैस फील्ड से भारत बाहर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020 में किस देश ने गर्भपात संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए गर्भपात को वैध करने संबंधी कानून पारित किया है?
तो ये है अर्जेंटीना। दोस्तों दिसंबर 2020 में दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना द्वारा गर्भपात संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए गर्भपात को वैध करने संबंधी कानून पारित किया गया है। तो ये है गर्भपात को वैध करना संबंधी कानून पास करने वाला दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, G7 देशों के 47वें सम्मेलन में G7 देशों ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध कौन सी योजना का प्रस्ताव रखा है? तो सही उत्तर है, ये योजना है दोस्तों बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। देखिए, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो योजना है ये G7 देशों के 47वें शिखर सम्मेलन में चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव योजना के तर्ज पर लाया गया है और इस योजना का उद्देश्य विकासशील और कम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के निवेश घाटों को दूर करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, FATF ग्रे लिस्ट में किस देश को बरकरार रखा गया है? तो सही उत्तर है पाकिस्तान। दोस्तों जून 2021 में पाकिस्तान को FATF द्वारा ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है और इसके तहत पाकिस्तान के वित्तीय मामलों पर नज़र रखी जाएगी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सही कथन जो है उसमें 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन की गतिविधियों से बाहर हो गया, सही है। ब्रिटेन 28 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश है, सही है। और 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन की संसद ने ब्रेग्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दे दी। ब्रेग्जिट का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन से अलग होना, ब्रिटेन का अलग होने को ब्रेग्जिट कहा गया। तो इसमें दोस्तों ये सभी कथन सही हैं। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये सभी कथन सही हैं। ये आपके यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के संबंध में। अगला प्रश्न है, करेन विद्रोही के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए करेन विद्रोही के संबंध में पहला है कि करेन विद्रोही म्यांमार के सबसे पुराने एक निर्जातीय अल्पसंख्यक विद्रोही समूह हैं, सही है। वे वर्ष 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं जिसको काक्यूलेई कहा जाता है, सही है। और करेन समुदाय के लोग म्यांमार के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यकों में से एक हैं। तो दोस्तों करेन विद्रोहियों के संबंध में ये तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो केवल आसान सा बन सकता है कि करेन विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा म्यांमार के ये सबसे पुराने और सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह हैं जो कि स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल में जिस भारतीय मूल के सांसद ने न्यूजीलैंड में संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण की है उसका क्या नाम है? तो सही उत्तर है गौरव शर्मा। दोस्तों भारतीय मूल के हिमाचल प्रदेश राज्य के डॉक्टर गौरव शर्मा न्यूजीलैंड के वेलिंगटन स्थित संसद भवन में संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश में एक सप्ताह के अंदर 3 राष्ट्रपतियों की नियुक्ति की गई है? तो ये है पेरू। दोस्तों नवंबर 2020 में लैटिन अमेरिकी देश पेरू में एक हफ्ते में 2 राष्ट्रपति बदल गए हैं जबकि तीसरे राष्ट्रपति फ्रांसिस्को सगस्ती देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाबहार परियोजना आप जानते हैं ये ईरान में है। दोस्तों चाबहार परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो सत्य कथन जो है कि वर्ष 2016 में भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ये सही है। दूसरा कथन है कि 14 दिसंबर 2020 को भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के मध्य पहली त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। और तीसरा है कि वर्ष 2016 में भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा तक जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। तो सही उत्तर है 1, 2 और 3 यानी चाबहार परियोजना के संबंध में ये तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता में रहते भारत किन परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है आपको बताना है।
तो भारत की किन परियोजनाओं पर समस्या आ सकती है? सही उत्तर है शहतूत और सलमा बांध। दोस्तों, तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता में रहते भारत की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे सहतूत बांध और सलमा बांध जैसी परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं, आप जानते हैं ये सही है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैनिक गठबंधन है उत्तरी अटलांटिक के देशों का। दोस्तों, नाटो पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, सही है। और जून 2021 की 31वीं बैठक में गठबंधन के सभी सदस्य देश नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन नाटो के विषय में सही है। एक प्रश्न सामान्य जीके का कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। अब आगे आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाना, सही है। घरेलू विनिर्माण को आगे बढ़ाते हुए निर्यात को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। और इसका उद्देश्य यानी उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाया जाएगा, तो ये सही है। तो दोस्तों, ये जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, इस संबंध में सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन की वित्त मंत्रियों की बैठक में प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर दर, इसके तहत G7 देश कम से कम कितने प्रतिशत की वैश्विक कर दर का समर्थन करेंगे? ऑप्शन है 10%, 20%, 15% या 20%। तो सही उत्तर है 15%। दोस्तों, G7 समूह के वित्त मंत्रियों द्वारा वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर जो है इसकी स्थापना करते हुए इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया और समझौते के अनुसार G7 देश कम से कम 15% की वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर दर का समर्थन करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना की लंबाई 2540 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक जाएगी। दोस्तों, इस परियोजना के तहत भारत के 7 शहर वाराणसी, रांची, कटक, पटना, भुवनेश्वर और कोलकाता में पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी। इसमें कौन से एक सिटी को छोड़ा गया है? तो सही उत्तर है इसमें जमशेदपुर जो कि झारखंड का है उसको छोड़ दिया गया है। और दोस्तों, 2540 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन, इसके अंतर्गत पूर्वी भारत के 7 शहर वाराणसी, रांची, कटक, पटना, जमशेदपुर, भुवनेश्वर और कोलकाता में गैस पाइपलाइन पहुंचाए जाने की योजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग ने अपनी प्रमुख सिफारिशों में से एक में कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 15वें वित्त आयोग द्वारा अपनी प्रमुख सिफारिशों में दोस्तों कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है आपका 41%। देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में। तो दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके NK सिंह हैं और इसकी कई सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिली है। वित्त आयोग द्वारा केंद्र से राज्य के साथ साझा किए जाने वाले कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की सिफारिश की थी, जिसको केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वर्ष 2020-21 में किए गए डिजिटल ट्रांजैक्शन में किस प्लेटफॉर्म की सर्वाधिक हिस्सेदारी रही? तो ये था दोस्तों फ़ोन पे। फ़ोन पे 2020-21 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला एप्लीकेशन बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है ग्रामीणों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त कराने के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करना।
ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराना और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना, और ड्रोन तकनीक की सहायता से ग्रामीण इलाकों की सटीक मैपिंग करना। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जो ये स्वामित्व योजना शुरू की गई है, इसमें ये सभी विकल्प जो हैं सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, फास्ट टैग तकनीक क्या है, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है, फास्ट टैग तकनीक ऑटोमेटिक भुगतान प्रणाली है और केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2021 से 4 पहिया वाहन और सभी कमर्शियल वाहन पर इसको जो है अनिवार्य कर दिया गया है। और इससे क्या होगा कि वाहनों को सुचारू आवाजाही और टोल प्लाजा पर लगने वाला ट्रैफिक जाम रुकेगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2020-21 में 82 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। भारत में शीर्ष एफडीआई गंतव्य वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है गुजरात। दोस्तों, भारत में जो एफडीआई आकर्षित किया है, एफडीआई प्रवाह, इसमें लगभग गुजरात जो है एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य रहा है और महाराष्ट्र दूसरे तथा कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या है? NBFID का उद्देश्य। तो सही उत्तर है विकास वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना। दोस्तों, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास केंद्र अधिनियम का उद्देश्य विकास वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना है और भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक विधेयक पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो ये है बंगलुरु। दोस्तों, बंगलुरु जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और सूरत हैं। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा परिदृश्य 2021 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। देखिए, भारत अगले 2 दशकों में ऊर्जा मांग में 25% की सबसे बड़ी वृद्धि करेगा और वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। ये सही है। वर्ष 2040 तक भारत की ऊर्जा खपत दोगुनी होने की संभावना है। सही है। तेल की बढ़ती मांग के मद्देनजर वर्ष 2030 तक भारत का तेल आयात वित्त दोगुना होकर 181 बिलियन डॉलर हो सकता है। और चौथा है, भारत की तेल मांग वर्ष 2040 तक 15 मिलियन बैरल प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच जाएगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका जो है ये असत्य कथन है। दोस्तों, भारत ऊर्जा परिदृश्य 2021 के अनुसार जो है 2040 तक भारत की तेल मांग जो है 2019 के स्तर पर 5 मिलियन जो है 15 नहीं बल्कि 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 8.7 मिलियन बैरल। देखिए, ये कितना हो जाएगा? 5 मिलियन से बढ़कर 8.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन के स्तर पर होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में जारी की गई अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो कथन है उन पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला है कि रिपोर्ट के अनुसार 5 दशकों में पहली बार जो है वैश्विक विकास 5.3 के स्तर पर पहुंच जाएगी। सही है। विकासशील देशों में मसलन अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को कोविड-19 ने तुलनात्मक तौर पर अधिक नुकसान पहुंचाया है। ये भी सही है। हालांकि ये वैश्विक विकास दर असमान होगी, यानी कि भौगोलिक रूप से अलग अलग होगी। तो सही उत्तर है ये तीनों ही विकल्प सही हैं अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका श्रेणी में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन है आपके इंदौर, पुणे, भोपाल या पिपरी निचवड़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदौर। दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च 2021 को नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका श्रेणी में इंदौर नगर पालिका शीर्ष स्थान पर रही, दूसरे पर सूरत और तीसरे पर भोपाल का स्थान था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल भुगतान प्रणाली ई रूपी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ई रूपी के संबंध में देखिए यहाँ पर विचार करना है। इसका इस्तेमाल भविष्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के विकल्प के रूप में किया जा सकेगा। दूसरा है कि दोस्तों ई रूपी प्रणाली ई वाउचर आधारित जो है डिजिटल भुगतान प्रणाली है। देखिए ये पहला कथन आपका सही है, ई रूपी प्रणाली ई वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली है। और तीसरा है कि यह एक प्रीपेड वाउचर है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ विकसित किया है। और चौथा कथन है कि इसका इस्तेमाल माँ और बच्चे के कल्याण, टीबी उन्मूलन, आयुष्मान भारत, खाद्य सब्सिडी आदि योजनाओं के तहत लाभार्थियों की भुगतान ज़रूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये तीनों विकल्प सही हैं। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सभी विकल्प जो हैं, ये 3 नहीं 4 विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर है अल सल्वाडोर। दोस्तों जुलाई 2021 में अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में वर्तमान में 1500 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में एकीकृत बागवानी मिशन के लिए केंद्रीय कृषि और विकास किसान मंत्रालय द्वारा कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन है 2250 करोड़, 2500 करोड़, 2600 करोड़ या 2700 करोड़। तो सही उत्तर है दोस्तों 2250 करोड़। मई 2021 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021-22 में बागवानी के लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीन की डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? आपको बताना है। रेनमिनबी, फिलाइजा, यूएज या नेसर्ग? तो सही उत्तर है रेनमिनबी। दोस्तों आधिकारिक तौर पर डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में घोषित डिजिटल आरएमबी अथवा रेनमिनबी जो है ये चीन की मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है। तो सही उत्तर है चीन की डिजिटल मुद्रा का नाम रेनमिनबी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2021 में भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकॉनमी के लिए हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए गए। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन है समुद्री क्षेत्र के संचालन से, नदी क्षेत्र के कुशल संचालन से, परिवहन क्षेत्र से या बांध क्षेत्र से। तो सही उत्तर है ब्लू इकॉनमी या नीली अर्थव्यवस्था का संबंध समुद्री क्षेत्र के संचालन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा? चीन, अमेरिका, रूस या सऊदी अरब? तो सही उत्तर है चीन। दोस्तों वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चीन रहा। 2020 में चीन भारत का द्विपक्षीय कारोबार 17.7 अरब डॉलर रहा, जबकि अमेरिका के साथ 75.9 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश चीन था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है गिग वर्कर क्या होते हैं? तो सही उत्तर है गिग वर्कर यानी कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, एसीएफ आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन की प्रश्नों की श्रृंखला में करंट अफेयर्स का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। दोस्तों इसमें उन स्तरीय और महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए इन प्रश्नों को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके परीक्षाओं के लिए।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।